चौराहे से आता है सब्जी और फल, या वो जो सचिवालय के पास देखते होंगे, और सुबह और शाम पुलिस वाला उनको बहुत लाठी से पीटता है उन लोगों को और उनके ठेला को धकेल देता है इंक्रोचमेंट के नाम पर। वही कलेक्टर साहब की गाड़ी जाम में फंस जाती है, ठेला वाले से तो ठेला उजाड़ देते हैं, उन्हीं का चपरासी उसी ठेला से सब्जी लाता है। मुआवजे का भी एक समस्या है, जो किसानों के जमीनों को अधिग्रहण हमने देखा है बक्सर चौसा में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, किसानों के साथ जो है अत्याचार किया गया। जो लैंड सर्वे हो रहा है अभी बिहार के अंदर, हालांकि अभी स्थगित है, उसमें एक पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि एपलेट अथॉरिटी पटना हाईकोर्ट को बना दिया गया है। तो आपका चूंकि वकालत का अनुभव और लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि इतने बड़े पैमाने पे अगर ये मामले आएंगे लैंड से जुड़े हुए किसानों के, वो कितने किसान पटना हाईकोर्ट में जा पाएंगे और उसका समाधान क्या पटना हाईकोर्ट वर्तमान में कर पाएगा? जमीन अधिग्रहण बहुत बुरी तरीके से, और अधिग्रहण के लिए जो 2013 का अधिग्रहण कानून था जो कहता है कि आज के मार्केट रेट से आपको 4 टाइम्स देना होगा, आज के मार्केट रेट से सरकार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास करके जो कानून है 2013 का, उसको नहीं लागू कर रही। जो परसेंटेज बहुत बिलो होता है, तो किसान लो में चला जाता है सब्सिडी के चक्कर में कि भाई फ्री मिल रहा है सीड, या वो थोड़े पैसे में मिल रहा है, गरीब किसान चला जाता है उसके ट्रैप में। और जब वो खेत में डालता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, जर्मिनेशन ही नहीं होता। तो हम धोखा देते हैं किसानों को। हम पेस्टिसाइड में और फर्टिलाइजर में नकली भारी पैमाने पर बाजार में, तो एज ए रेगुलेटर, गवर्नमेंट एक रेगुलेटर होती है, रेगुलेटर के तौर पे हम सरकार में फेल हैं। हम कोई भी दुकानों पे कोई भी चीज को जांच नहीं कर पाते। तीसरा बात है कि जो उर्वरक है, ये पेस्टिसाइड और सीड की बात कर रहे हैं, उर्वरक में आए तो हाईली सब्सिडाइज आइटम भारत के भीतर, वहीं नेपाल और बांग्लादेश में सब्सिडी नहीं दिया जाता। तो एक एक बैग पर 2,500 रुपए का अंतर आता है। जो 45 किलो का बैग है, जो 265 रुपए में हमको मिलता है बिहार में, वो अब जाएंगे नेपाल में तो 3,000 रुपये बैग का मिलता है। तो ये जो अंतर है तो स्पिल करता है, तस्करी को व्यापक पैमाने पर होता है, उसको भी नहीं रोका हम लोग सरकार के तौर पे। हमने उसके लिए पॉलिसी भी दिया था ड्राफ्ट तैयार करके कि कैसे रोका जा सकता। और तीसरा एक इसमें है कि जो कंपनियां हैं तो सब्सिडी आइटम और नॉन सब्सिडी आइटम एक ही दुकान से बेचते हैं। रोज कंप्लेन आता है कि नैनो हमको दे कर है, खरीदिएगा तो यूरिया देंगे, आप जिंक खरीदिएगा तो हम देंगे। भाई ये हम जिंक नहीं खरीदने गए थे दुकान पे, हम नैनो नहीं खरीदने गए थे दुकान पे, हम तो फर्टिलाइजर खरीदने गए थे। अब कंपनियां हमसे 265 की जगह 500 रुपए लेती हैं तो हमको पैसा देती है। फर्टिलाइजर एक्ट कहता है 1985 कि अगर 1 भी रुपया बाजार में महंगा मिला तो कंपनी को सब्सिडी देश में नहीं दिया जाएगा, ये कानून है। लेकिन ये कानून का पालन कभी देश स्तर पे भी नहीं हुआ, और बिहार स्तर पे तो खैर उसका ज्यादा संकट है। ये मैं मानता हूँ कि कृषि विभाग अगर केवल मंत्री बनाने के लिए, मतलब कि पब्लिक कंजम्पशन में कि भाई वो मंत्री है उसको बना दीजिए, या कुछ अधिकारी को भी तनख्वाह दे दीजिए, लेकिन सब्सिडी बांटने की कोई जरूरत नहीं है। किसान सब्सिडी नहीं, वो पोस्ट हार्वेस्ट, वो अपने प्रोड्यूस को बाजार में उचित मूल्य मिल सके, उसका डिमांड है, उसमें निवेश करना होगा, हमको मंडी खड़ा करना होगा। मैं सुधीर कुलकर्णी जी के बॉम्बे घर पे जा रहा था मिलने, तो 3 किलोमीटर हम लंबे रोड पर हमने सब्जी मंडी देखा। मुंबई जैसे जगह में किसानों को सब्जी कहाँ बेच रहे थे, वो दादर रेलवे स्टेशन था शायद, उसके दोनों साइड में 3 किलोमीटर पूरी मंडी खड़ी थी और एकदम किसान अपना बेच के। तो जब बॉम्बे में नहीं है तो बिहार में कैसे हम कल्पना करें। मुख्यमंत्री जी को उसी इनकम टैक्स चौराहे से आता है सब्जी और फल, या वो जो सचिवालय के पास देखते होंगे, और सुबह और शाम पुलिस वाला उनको बहुत लाठी से पीटता है उन लोगों को और उनके ठेला को धकेल देता है इंक्रोचमेंट के नाम पर। वही कलेक्टर साहब की गाड़ी जाम में फंस जाती है, ठेला वाले से तो ठेला उजाड़ देते हैं, उन्हीं का चपरासी उसी ठेला से सब्जी लाता है। तो ये रेगुलेटर के तौर पे हम राज्य सरकार के तौर पे विफल है। तो ये मेरा अनुभव है। कॉलेज बनाए जा रहे हैं सुदूर इलाके में जहां कोई नहीं रहता, अचानक से सरकार ने 50 एकड़ जमीन को जो है अधिग्रहित कर लिया, और पता चला कि जो 50 साल 100 साल से जिसके हाथ कब्जे में जमीन थी, उसकी जमीन को इस योजना के आने के ठीक 1 साल या 2 साल पहले
किसी आईएएस अधिकारी के रिश्तेदार ने खरीद लिया या किसी राजनीतिक व्यक्ति के किसी रिश्तेदार ने खरीद लिया तो किसानों की जमीन भी गई, उसको उस अनुसार मुआवजा भी नहीं मिला। तो ये एक नेक्सस देखा जा रहा है, इस बारे में चर्चा हुई है। दूसरा जो हाल फिलहाल के और मुआवजे का भी एक समस्या है, जो किसानों के जमीनों को अधिग्रहण हमने देखा है बक्सर चौसा में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, किसानों के साथ जो है अत्याचार किया गया। और दूसरी जो समस्या देख रही है जो हाल फिलहाल में, इसको लेकर के भी एक विमर्श पटना में हाल फिलहाल में हुआ था कि बड़े पैमाने पे किसानों की जमीनों को के खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया। और ये जुड़ा इसलिए भी हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो लैंड सर्वे है उससे भी एक जुड़ा मामला इसलिए है कि इस लैंड सर्वे के नाम पर भी बहुत सारे जमीन जिनका कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर वो डिस्क्रिप्शन में अगर मान के चलिए कि रैयती नाम नहीं दर्ज था, या सहजानंद सरस्वती जी ने एक बकाश मूवमेंट चलाया था तो बकाश नाम से दर्ज है, पई नाम से दर्ज है, तो उसको सरकार के अधिकारी सरकारी जमीन घोषित करके उसका खाता खेसरा को लॉक करवा दे रहे हैं। जब खाता खेसरा को लॉक हो जाने के बाद वह व्यक्ति उस जमीन को नहीं बेच सकता है, उसके नाम पे लोन नहीं ले सकता है और टाइटल ओनरशिप का सवाल आ जाता है कई दफा। और जो लैंड सर्वे हो रहा है अभी बिहार के अंदर, हालांकि अभी स्थगित है, उसमें एक पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि एपलेट अथॉरिटी पटना हाई कोर्ट को बना दिया गया है। तो आपका चूंकि वकालत का अनुभव और लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये मामले आएंगे लैंड से जुड़े हुए किसानों के, वो कितने किसान पटना हाईकोर्ट में जा पाएंगे और उसका समाधान क्या पटना हाईकोर्ट वर्तमान में कर पाएगा, और इसमें किस तरह के नीतिगत सुधार की आवश्यकता है? वो डैम कारगर नहीं हुआ। उससे जो सरकार ने सोचा था कि इस डैम से बिजली निकालेंगे, सिंचाई के लिए पानी निकालेंगे, वो कारगर नहीं हुआ। अब इसने प्रपोजल लाया कि उससे बड़ा डैम हम वहीं बनाएंगे, और इसके चलते दो गांव मधुबन और मोतनाजे, दो गांव है वहां पे, उन दोनों गांव को बगैर किसानों को नोटिस दिए, बगैर कोई उनका जमीन को आधिकारिक रूप से अधिग्रहित किए सरकार बुलडोजर चलाना शुरू कर दी है। और वहां पे बड़ी संख्या में खेती का जमीन है वो सब सरकार खत्म कर रही है डैम बनाने के नाम पे। तो ये बहुत बढ़ चुका है। कहीं एयरपोर्ट के नाम पे, कहीं भारतमाला सीरीज बन रहा है रोडों का, सड़कों का। राम जी को सीता जी के यहाँ पहुंचाना है तो बिहार से होकर बहुत बड़ा इलाके को लेके जाना है, तो ये सबसे भी जमीनें जा रही है। तो जमीन अधिग्रहण बहुत बुरी तरीके से, और अधिग्रहण के लिए जो 2013 का अधिग्रहण कानून था जो कहता है कि आज के मार्केट रेट से आपको 4 टाइम्स देना होगा, आज के मार्केट रेट से। सरकार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास करके जो कानून है 2013 का, उसको नहीं लागू कर रही, और वो अभी जो चल रही है जिस रास्ते पे वो है 2009 का जो सर्किल रेट है उससे चालू नाम देंगे, उसी से देंगे, हम आज का दाम नहीं लगाएंगे। इससे जो बक्सर में हुआ था, जो महिलाओं को बुरी तरह से पीटा, यही मामला है। आप 2009 का सर्किल रेट दे रहे हैं, कानून करा कि आज का बाजार रेट आपको देना है। तो किसानों की जमीन को औने पौने दाम पे छीन करके लैंड बैंक बनाएंगे, और लैंड बैंक बना करके हम अलग अलग कॉर्पोरेट, हाँ वही सब बिहार में करने की तैयारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।